तो हेलो दोस्तों, हम आज बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला हम पढ़ते हैं पहला तो हम नर जनन तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे पहले, ठीक है। पहले नर ओवरव्यू में पहला पढ़ना हमको नर जनन तंत्र का परिचय के बारे में समझना है, ठीक है। जैसे कि नर जनन तंत्र मुख्य रूप से कहाँ होता है? श्रोणि क्षेत्र में, श्रोणि गुहा में स्थित होता है। इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। देखो, श्रोणि गुहा का मतलब क्या होगा? जैसे कोई एक ह्यूमन, देखिए कोई आदमी है, जैसे बनाते हैं, जैसे कोई एक आदमी है, एक कोई आदमी है ना, तो इसका जो ऊपर का जो कैविटी हुआ, जैसे बताया जैसे कोई आदमी है, सॉरी दोस्तों, मुझे बनाने में थोड़ा पहली बार है तो अच्छा से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई ह्यूमन है, इसका जो है ना, इसका यहाँ पर जो ऊपर का जो यानी कि छाती वाला होता है, यानी कि जहाँ पर पसलियाँ होती है, वो वक्ष गुहा कहलाता है। और थोड़ा सा नीचे यानी कि पेट तरफ होता है जो, वो उदर गुहा कहलाता है। और उसके जो कमर के तरफ होता है, वो कमर का साइड होता है ना, जो कहलाता है श्रोणि क्षेत्र, यानी कि पेल्विक रीजन। तो यहीं पर हमारा नरजनन तंत्र होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो जो श्रोणि क्षेत्र में है नरजनन तंत्र को किस किस भागों में बांटा गया उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो प्राथमिक जनन, जिसके बारे में यानी कि वृषण के बारे में पढ़ते हैं, टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है टेस्टिस और क्या। पहले इसके बारे में बता दें। अच्छा देखो, पहले इस फिगर को हम समझा देते हैं, उसके बाद में समझाते हैं। जो ये फिगर है, जैसे कि जो वृषण होता है ना, वृषण कोश में, हमारे शरीर में पैल्विक रीजन में एक वृषण कोष्ठ होता है, उसमें ही एक जोड़ा क्या हुआ, वृषण है ना। अब वृषण का ही नामांकित चित्र बनाया गया है यहाँ पर। तो देखते हैं सबके बारे में क्या करके। वृषण के अंदर है ना, वृषण पालिकाएं ऐसे होती है, ठीक है। मतलब 2 से 250 यानी कि 250 वृषण पालिकाएं होती है एक वृषण में। वृषण में क्या होती है, एक नली जैसे कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका कहते हैं, ठीक है, शुक्रजनक नलिका। और शुक्रजनक नलिका प्रत्येक वृषण पालिका में 2 या 3 होती है, ठीक है। इसलिए टोटल 750 यानी कि 250 वृषण पालिकाएं हैं। तो इसमें 2 या 3 शुक्रजनक नलिका होगी, तो लगभग मान के चलें कि 750 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ठीक है। और देखते हैं शुक्रजनक नलिका में जो शुक्राणु का निर्माण, इसमें 2 प्रकार के कोशिका या फिर 3 प्रकार के लीडिंग सेल भी पाए जाते हैं, अंतराली कोशिका, मतलब लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका। इसमें शुक्रजनक नलिका और दूसरा है सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। जो इसमें जो नरजन्म कोशिका है, वो क्या करती है, इसमें नरजन्म कोशिका इसमें रहते हैं जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया करती है। सर्टोली कोशिका होता है जो शुक्राणु बनता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जो यहाँ पर शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बन करके यहाँ से सभी इससे भी बन करके एक जाल जैसी संरचना में जमा मतलब जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, वृषण जालिका, ठीक है, वृषण जालिका कहते हैं। और फिर वृषण जालिका से बहुत सारी नलियाँ निकलती हैं, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी से फिर जो शुक्राणु है यहाँ पर जमा हो जाता है कुछ देर के लिए अस्थायी रूप से, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिवृषण यानी कि पेडिडाइमिस। और फिर यहाँ से एक नलिकाकार संरचना है, जिसे शुक्रवाहक कहते हैं, इधर लिखा हो गया है, शुक्रवाहक कहते हैं। इससे होकर के मूत्राशय में जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, इसके अंदर भी 3 ग्रंथियाँ होती हैं। एक जोड़ी ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं, शुक्राशय ग्रंथि, यहाँ पर शुक्राशय ग्रंथि कहते हैं। इससे कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है और कैल्शियम का भी। और इससे देखते हैं दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो एक ही होता है, ठीक है ना। ये एक जोड़ा, ये शुक्राशय ग्रंथि एक जोड़ा यानी कि 2 होते हैं, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यानी ग्रंथि है वो 1 होती है, ठीक है। बल्बोरेथ्रल ग्रंथि 2 होती है। और आगे देखते हैं जो अग्रछत और शीशन मूल क्या कहते हैं, जो आगे का
जो फूला हुआ भाग होता है ना उसे सीसन मूंड कहते हैं, और अग्रछद मतलब कि बाहर वाला जो स्किन होता है उसे अग्रछद कहते हैं, यानी फोर स्किन। अब देखते हैं इसके बारे में एक एक करके सभी के बारे में, संरचना के बारे में अच्छे से जानते हैं। हाँ, निर्जनन तंत्र में किसके बारे में बता देते हैं, तो पहले हम वृषण के बारे में बताते हैं, और फिर उसके बाद वृषण प्राथमिक जनन में आता है क्या क्या, वृषण आता है। सहायक नलिका में क्या क्या आती है, वृषण जालिका मतलब कि जहाँ से शुक्राणु बन गया और फिर बन गया उसके बाद से, यानी कि जहाँ जहाँ होकर के जा रहा है, यानी कि पहले तो वृषण जालिका में जाएगी, वृषण जालिका से शुक्रवाहिका यानी कि शुक्रवाहिनी, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहक, ठीक है। और सहायक ग्रंथि में क्या क्या आती है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि और बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि। और बाद में जो बाह्य जनन इंद्रिय में क्या आता है, सीसन यानी कि पेनिस। अब देखते हैं सीसन में जो भी बोलो, और देखते हैं आगे नेक्स्ट फिगर को समझा दिया गया आपको। अब देखते हैं प्राथमिक अंग वृषण के बारे में अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक अंग वृषण यानी कि टेस्टिस, यहाँ इसका स्थिति कहाँ होती है, वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होती है, जिसे वृषण कोष कहते हैं, ठीक है। जो उदर गुहा मतलब पेट के जो खाली स्थान होता है ना उसके जस्ट नीचे, यानी कि वहाँ पर होता है पेल्विक रीजन, यानी कि क्या कहते हैं, श्रोणी क्षेत्र में, और वहाँ पर थैलीनुमा एक संरचना में होती है जिसे वृषण कोष कहते हैं। ऐसे एक थैलीनुमा संरचना होती है ना, इसी में ही वृषण स्थित होता है, जिसे वृषण, इसको वृषण कोष कहते हैं, ठीक ना। और आगे देखते हैं क्या है, ये तापमान नियंत्रक का भी काम करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। वृषण कोष वृषणों का तापमान को शरीर के तापमान से सामान्य से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखता है, जो वृषण कोष है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है। ऐसे पूछ सकता है कि वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से कम क्यों होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। और देखते हैं इसकी माप, देखते हैं लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं वृषण की आंतरिक संरचना, वृषण के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। वृषण पालिकाएं, प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिसे वृषण पालिकाएं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट अब शुक्रजनक नलिकाएं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। शुक्रजनक नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, प्रत्येक पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडली बहुत मुड़ा हुआ नलिकाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं, 1 से 3 या फिर 2 या 3 हो सकती है, 1 हो सकती है। इसमें भी शुक्रजनक नलिकाएं में भी कोशिकाएं कौन कौन सा होती है जिसके बारे में पढ़ते हैं। पहला तो नर जन्म कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन करने के पश्चात शुक्राणु का निर्माण करती है, ठीक ना। नर जन्म कोशिका ही शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिकाएं देखते हैं, ये क्या करता है, विकासशील जो जन्म कोशिका है उसको पोषण प्रदान करती है, ठीक ना, यानी कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है सर्टोली कोशिका। और तीसरा देखते हैं लीडिंग सेल, या शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर अंतराली अवकाश में पाई जाती है, और ये क्या करती है, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संश्लेषण व स्रवण करती है, पुंजन हार्मोन का स्रवण करती है, मतलब जो पुरुष जनित जो हार्मोन होता है यानी कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संश्लेषण व स्रवण करती है। नेक्स्ट देखते हैं अब सहायक नलिकाएं के बारे में पढ़ते हैं। सहायक नलिकाएं में क्या, सहायक नलिकाएं में हम सब एक करके पढ़ते हैं, जैसे एक्सेसरी डक्ट्स, शुक्राणु का प्रवाह और भंडारण का मार्ग है सहायक नलिकाएं। पहले तो शुक्राणु कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, शुक्रजनक नलिका से वृषण जालिका, वृषण जालिका से शुक्रवाहिका, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहक, प्रवाह यहीं तक होता है, ठीक है। और फिर आगे जाकर चल जाता है मूत्राशय में। अधिवृषण, अधिवृषण के बारे में देखते हैं, प्रत्येक वृषण के पश्च भाग पर स्थित होता है, मतलब किनारे में साइड में होता है, जहाँ शुक्राणु का अस्थायी भंडारण होता है, कुछ देर के लिए जमा होता है शुक्राणु, वहाँ पर कुछ देर के लिए ठहरता है। शुक्रवाहक देखते हैं, उधर गुहा के ऊपर की ओर जाकर के मूत्राशय के ऊपर लूप ऐसे बनाता है संरचना, लूप से होकर के जाता है, और शुक्राशय से आने वाली वाहिनी, शुक्राशय से आने वाली वाहिनी मिलकर के स्खलनीय वाहिनी बनाता है। तो अच्छा समझना, जो शुक्रवाहक है क्या है, शुक्रवाहक उधर गुहा की ओर ऊपर जाकर के मूत्राशय के ऊपर लूप बनाता है, तो जानते हैं। और शुक्राशय से आने वाली जो वाहिनी है, शुक्राशय से आने वाली वाहिनी, देखो जो शुक्राशय ग्रंथि है उससे आकर आने वाली जो नलिका है मिलकर के स्खलनीय वाहिनी बनाती है, मतलब एजेकुलेटरी डक्ट बनाती है, ठीक है। इसी से मतलब कि वीर्य का स्खलन होता है,
नेक्स्ट देखते हैं मूत्रमार्ग या फिर यूरेथ्रा। मूत्रमार्ग स्खलनीय वाहिनी मूत्रमार्ग में क्या खुलती है, ठीक है। जो स्खलनीय वाहिनी मूत्रमार्ग में खुलती है तो पता है, और मूत्राशय मुख द्वारा बाहर निकलती है। मूत्राशय मुख यानी कि सेशन मुंड उसके द्वारा बाहर निकलती है। अब सहायक ग्रंथियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। एक्सेस करें एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब देखते हैं ये ग्रंथियां सक्रिय प्लाज्मा बनाती है, सक्रिय प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा बनाती है। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है, जो सभी ग्रंथियां मिलकर के जिसे सक्रिय प्लाज्मा कहते हैं से मिलती है। तो ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे शुक्राशय के बारे में, यानी सेमिनिकल सेमिनल वेसिकल्स, यानी कि एक जोड़ा होता है, ठीक है, यानी कि 2 होता है। पुरस्थ ग्रंथि एक अकाली ग्रंथि होती है, ठीक है ना। कंदमूत्र या फिर वेल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि जो एक जोड़ा ये भी होता है, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं स्राव के घटक देखते हैं, ठीक है, कहाँ से क्या क्या का स्रावन होता है। स्राव के घटक सक्रिय प्लाज्मा में फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज है सक्रिय प्लाज्मा से, और कैल्शियम और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो शुक्राशय ग्रंथि है उससे सक्रिय प्लाज्मा में क्या क्या निकलते हैं, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, ये एंजाइम निकला तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और गतिशीलता प्रदान करता है ना। बल्बोरेथ्रल ग्रंथि का स्राव मैथुन के समय शिश्न में स्नेहन प्रदान करता है। जो बल्बोरेथ्रल ग्रंथि है और उससे भी कुछ निकलता है, जो स्नेहक द्रव निकलता है जिससे जो शिश्न में स्नेहन पैदा करता है, ठीक है। और ये जो एक बच गया था क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे भी कुछ एंजाइम्स का स्रावन को होता है ना, जो गतिशीलता और शुक्राणु को प्रदान करता है। अब देखते हैं बाह्य जननेंद्रिय शीशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पेनिस के बारे में। यह विशेष प्रकार के ऊतकों से बना अंग है जो ना उद्घर्षण यानी कि इरेक्शन में सहायता करके वीर्य को निकालने में सुगम बनाता है, ठीक है, इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। यही मतलब कि यानी कि शीशन है ना, शीशन जो वीर्य को निकालने में मदद करता है। ये बाह्य अंग है लेकिन विशेष प्रकार के ऊतकों से बना है और उद्घर्षण में सहायता करके वीर्य सेचन में सुगम बनाता है। शीशन मुंड के बारे में देखते हैं। शीशन मुंड क्या है, शीशन का अग्र फूला हुआ भाग है ना, जिसे शीशन मुंड कहते हैं, यानी ग्लांस पेनिस। अब अग्रछद के बारे में देखते हैं। अग्रछद क्या है, यानी कि फोस्किन शीशन मुंड को ढकने वाली ढीली त्वचा को ही अग्रछद कहते हैं। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं और इसको अच्छा से याद करना और समझना। जैसे बता देते हैं, वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं, क्योंकि नहीं शुक्र जनन के लिए हम शरीर का तापमान 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता हो शरीर के तापमान से, ठीक है, कम 2 से 2.5 डिग्री। जो हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, यानी कि 34.5 या फिर 35 होना चाहिए, ठीक है ना, शुक्राणु निर्माण के लिए। तो आगे देखते हैं सर्टोली कोशिका का मुख्य कार्य क्या है, तो जन्म कोशिका या फिर शुक्राणु को ना पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं लीडिंग कोशिका। जो लीडिंग कोशिका है ना, समझना, जो लीडिंग कोशिका है कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, लीडिंग कोशिका कौन सा हार्मोन का स्रावन करती है, यानी कि निकालती है, स्रावित करती है। तो हम जानते हैं कि एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, यानी कि पुंजन हार्मोन। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।